नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। 2 सीटों पर बिहार में उपचुनाव है और पल पल बिहार की राजनीति बदल रही है। आज तारीख 27 है और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार प्रचार करने पहुंचेंगे मोकामा, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा मिल गया कि आखिर सीएम नीतीश कुमार मोकामा क्यों नहीं जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार चुनाव प्रचार से बचना चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार क्या मैसेज देना चाहते हैं। उपचुनाव में नीतीश कुमार की दूरी कई सवाल खड़े करते हैं। क्या उनकी अदावत अनंत सिंह से अभी भी बरकरार है या फिर नीतीश कुमार की जो छवि है उस छवि में वो नहीं चाहते कि किसी बाहुबली के लिए वो चुनाव प्रचार में जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि वो जोर शोर से चुनावी मैदान में मोकामा के लिए लगी हुई है और नीतीश कुमार का ना जाना उनके लिए एक पॉलिटिकल मुद्दा तो है ही है और साथ ही साथ एक दबाव, जिसको आप कह सकते हैं महागठबंधन पर बनाने की कोशिश, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जारी है। और मोकामा में जो पहले कहा जाता था कि अनंत सिंह का एक दबदबा है, वहां भारतीय जनता पार्टी की मजबूत उपस्थिति ने एक तरह से यह कहा, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि मजबूत उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी की वहां होती है और मुकाबला कड़ा हो जाता है। एक दोनों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं संबंध जो है वो बाहुबल से है और दोनों के अपने अपने वोट बैंक हैं। एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो इस मुद्दे पर हम पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल मेहमान हैं और आज इसलिए ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम पहले स्वागत करेंगे, अजफर शमसी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लव सिंह जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और राजीव सिंह, डॉक्टर राजीव सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ मोकामा के रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार की आखिर इस प्रचार से दूरी क्यों है। क्या दोनों दलों के यानी कि आरजेडी और जेडीयू सिर्फ दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं? तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। पहला सवाल जेडीयू के लव सिंह जी से होगा। लव सिंह जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बिहार तक पर। धन्यवाद। मोकामा में देखिए आपका उत्साह तो एकदम चरम पे है। ये चूंकि अनंत सिंह वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की दूरी बहुत कुछ इशारा करती है। आखिर क्यों नीतीश कुमार ऐन मौके पर कन्नी काट जाते हैं और अब कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रचार करने के लिए जाएंगे ही नहीं। शीश जी, मैं 2 दिनों से लगातार मोकामा में हूं। मेरे दोस्त रघुवेंद्र सिंह जी रांची से आए हैं और हम लोग जिस तरह से घूम रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिनों से वहां कैंप किए हुए हैं। अब मेरी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी वहां कैंप किए हुए हैं, तो फिर किसी तरह के दूरी और किसी बात की चिंता की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगती। और जहां तक मैं जमीनी हकीकत आपको बता दूं, कहीं कोई लड़ाई में ही नहीं है और आदरणीय नीतीश कुमार जी को चोट लगी है, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है और ऐसे स्थिति में वो प्रचार करने कहीं जाए नहीं जाए, स्वस्थ हो जाएंगे तो जाएंगे। और वैसे मैं नहीं समझता कि अभी जमानत भी बचा पा रही है बीजेपी वहां मोकामा में। ठीक है, अजफर शमसी साहब, ये तो कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वहां चले गए हैं और जेडीयू के तमाम जो नेता हैं वो वहां पर जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की जरूरत इस उपचुनाव में नहीं है। मोकामा सीट आरजेडी जीत रही है, यह कहना है जेडीयू प्रवक्ता का। अजफर शमसी साहब, कैसे समझते हैं? मुख्यमंत्री लगातार जो पहले ये कयास लगाए जा रहे थे 27 तारीख को रैली करने आ रहे हैं, रद्द हो जाता है इन मौके पर और आपके हपाले में अब गेंद है। अजफर शमसी साहब, देखिए ये तो वक्त ही बताएगा कि वहां का रिजल्ट क्या होगा। अब केवल दलील करने से तो कुछ होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आ रहे हैं, तो जरा गरेबा में झांक के देखना चाहिए। जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो बीजेपी से हटे थे और दूसरी पार्टी से वो चुनाव लड़े थे, तो मुंगेरी लोकसभा में उनका क्या हुआ, ये बताइए। ये फैक्चुअल चीजें हैं और वो डाटा की चीज है, वो देखा जा सकता है। इसलिए कौन कितना इसका जनाधार है वो तो लोग देख चुके हैं। बीजेपी के साथ थे तो जीते थे, बीजेपी से अलग होकर वो दूसरी पार्टी से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी आज के डेट में जेडीयू के हैं उनका क्या हुआ था। जहां तक चुनाव का सवाल है, मोकामा का चुनाव जो है, देखिए जनता बहुत सारी चीज मॉनिटर कर रही है। देखिए और उनकी जो क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है जनता के बीच में, वो भी आवाम देख रही है।
कि किस तरह से वो अनस्टेबल हो गए। देखिए, इसलिए मैं अनस्टेबल बोल रहा हूं कि उनके दिमाग कहीं कहीं चल रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि कहीं पर भी वो एक जगह पूरी स्टेबिलिटी के साथ नहीं रह सकते हैं। कभी तो वो देश के प्रधानमंत्री मटेरियल होते हैं, प्रधानमंत्री बनने की बात होती है, पूरे देश में कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं, कोई उनको मानने को तैयार नहीं है और कोई उनके साथ आने को तैयार नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर में तो संख्या बल के आधार पर होता है। देश के अंदर में जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का चुनाव हो, जिसके पास संख्या होती है उसके कैंडिडेट होते हैं। तो एक बात है, तो किस तरह से जनता बिल्कुल रिजेक्ट कर रही है वो है। अब रहा बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी की बैसाखी पर ही मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन उनके अंदर इतनी अनस्टेबिलिटी थी कि वो जहां गए आज वहां भी वो सहज नहीं। जिसके साथ गए और जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं दोबारा जो है आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा, या किस स्टैंड के बाद वो हटे थे उनके साथ कि भाई करप्शन को लेकर के हटे थे, क्राइम को लेकर के हटे थे, फिर वहां पे गए हैं। तो नेचुरल है कि अगर वो अपने गरिमा में झांक के देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि हमको। लव सिंह जी, ये बता दीजिए, अजफर शमसी साहब जब भी इस डिबेट में आते हैं ये सवाल जरूर करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार किस आधार पर हटे थे। लव सिंह जी, मोकामा का चुनाव है और चुनाव में नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, ये लगभग तय है। इस सवाल का पहले जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए कि नीतीश कुमार किस कारण से आपके साथ, मतलब बीजेपी के साथ हट गए। और अब जो ये अजफर शमसी साहब लगातार ये भी सवाल उठा रहे हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है नीतीश कुमार की राजनीति में। लव सिंह जी, देखिए आशीष जी, इनको पच ही नहीं रहा है सत्ता जाने का दर्द। मैं समझ सकता हूं, सत्ता से बेदखल होने का दर्द बहुत होता है और दर्द हो रहा है, धीरे धीरे सहने की आदत हो जाएगी, क्योंकि अभी 24 में इनकी केंद्र की भी सत्ता जाने वाली, तो दोनों सत्ता ही चली जाएगी, तो थोड़ा सहने का भगवान इनको शक्ति भी दे। और रही बात नीतीश कुमार जी के जाने नहीं जाने का, तो उससे मैंने कहा ना कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सभी लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी हमारे नेता सरवन कुमार जी, लेसी सिंह जी, तमाम मंत्री वहां लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में, तो इसमें नीतीश कुमार जी के जाना ना जाने का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नीतीश कुमार जी अगर चले जाएंगे, चूंकि अस्वस्थ हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चले गए तो इनकी जमानत तो ऐसे ही नहीं बच रही है, और भी जो रहा साहब वोट है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, राजनीति में देखिए नीतीश कुमार निश्चित रूप से, कल हमने जो तस्वीर देखी वो जिस तरीके से दिखा रहे थे, ठीक है, राजनीति में इस तरह की चीजें होती है और अगर वो अस्वस्थ हैं तो जल्द ठीक हो, इसकी कामना करते हैं। लेकिन राजीव सिंह जी से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। राजीव सिंह जी, देखिए ये टाइमिंग बहुत विचित्र है। नीतीश कुमार चोटिल होते हैं, नीतीश कुमार अपना जख्म दिखाते हैं और कहा यह जा रहा है कि जख्म की वजह से वो चुनाव प्रचार नहीं करने जा रहे हैं। एक तीर से दो निशान, यानी इसको ऐसे भी समझिए कि सांप भी मरे और लाठी भी बचे, वो नहीं भी जा रहे हैं और एक संदेश भी देना चाह रहे हैं। चूंकि देखिए बोचहा का जो चुनाव था महागठबंधन के लिए एक तरह से यूं कह लीजिए कि संजीवनी, और उसका उत्साह में इतना महागठबंधन वाले लोग हैं कि अब नीतीश कुमार वहां नहीं जाएंगे तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। परंपरागत रूप से वो सीट अनंत सिंह की है और इस बार भी वो अपनी सीट बचा लेंगे, उनकी पत्नी सीट बचा लेंगी। राजीव सिंह जी, देखिए मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, अभी मैं इसमें पिछले हफ्ते में हैदराबाद में था, वहां पे कुछ सीनियर IAS IPS थे, तो जो बिहार की जो राजनीति जो अभी चल रही है, तो हम लोग लंच के दौरान यही चर्चा कर रहे थे कि बिहार में आपकी क्या, और इतना रोमांच तो भारत पाकिस्तान के मैच में नहीं होता है जितना रोमांच आपके बिहार में हो रहा है। तो देखिए बिहार की जो राजनीति में जो घटना चक्र हो रहा है वो सिर्फ बिहार में ही चर्चा का विषय नहीं है, बिहार के बाहर जो हैदराबाद जहाँ एकेडमी वगैरह है, एकेडमी का वो हब है, वहां चर्चा का विषय है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना जो रोमांच है बिहार की राजनीति में, जो डेली कल तक ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार मोकामा जाएंगे, और ये चर्चा हो रही थी कि आरजेडी के दबाव में, आरजेडी की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि वो जाएंगे, आज अचानक से खबर आई कि उनको चोट है। देखिए ये विश्वास करने योग्य बात नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो बिहार के CM है और इतने संसाधन होता है, अगर वो चाहें तो सारी व्यवस्था तुरंत हो जाती है। लेकिन ये है कि बिहार जो है, जो बीजेपी, अगर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने अपना छवि बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि बीजेपी जो है लगातार आरोप लगा रही है कि गोपालगंज में जो है वो शराब माफिया और मोकामा में अपराधी जो जिसमें जीरो टॉलरेंस नीतीश कुमार बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार अगर प्रचार में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो आरोप है उस पर बल मिलता। तो मुझे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो नीतीश कुमार जी जो फिलहाल जो नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने छवि बचाने का प्रयास किया है। पर जहां तक मेरा व्यक्तिगत आकलन है, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी अपने अपने दावे कर रहे हैं जदयू और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं
जहां तक मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि मुझे लगता है कि महागठबंधन के खाते में कोई शक नहीं है कि 2005 से लगातार वहां पे चुनाव जीत रहे हैं अनंत सिंह। उनका अभी भी भले वो सजा याफ्ता हो, उनपे यूपी के साथ साथ 38 और भी उनके पास है, उनके आपराधिक मुकदमे हैं, लेकिन अभी भी लोकल में उनकी काफी लोकप्रियता है और लोग उसको राजनीति मानते हैं। हम पहले एक बार ग्राउंड रिपोर्ट समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रविशंकर शर्मा जी वहां से जुड़े हुए हैं। रविशंकर जी, देखिए, कहा यह जा रहा था, 2-3 दिनों से कहा जा रहा था और हमने लगातार कवरेज भी किया, बिहार तक ने ये दिखाया भी आपको कि नीतीश कुमार जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस सस्पेंस की जो स्थिति थी उस पर लगातार हमने कवरेज किया। अब नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं और शायद नीतीश कुमार मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह नहीं जाएंगे। अभी तक के जो रिपोर्ट हैं, सोर्सेज हैं, वो यही कह रहे हैं। ग्राउंड पे आप हैं, क्या रियलिटी देखते हैं नीतीश कुमार के मोकामा जाने से वहां की राजनीति में, उपचुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर वो नहीं जाते हैं तो? हमने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार मोकामा आएंगे या नहीं आएंगे, इसमें सस्पेंस बरकरार है। नीतीश कुमार कन्नी काट रहे हैं मोकामा आने से। नीतीश कुमार और अनंत सिंह यानी जेडीयू और अनंत सिंह की जो अदावत है वो जग जाहिर है। कल जो आए ललन सिंह सांसद, जेडीयू अध्यक्ष, उन्होंने आकर कोरम पूरा किया। हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि इसमें अभी देखना, ये जल्दबाजी में निर्णय हो जाएगा लेना कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो कितने मनोभाव से आरजेडी के पक्ष में काम करते हैं। और खास तौर पर जब सवाल अनंत सिंह का हो, अनंत सिंह और ललन सिंह की अदावत जग जाहिर है। ऐसे में जेडीयू के कार्यकर्ता क्या काम करते हैं, ललन सिंह जाते हुए क्या मंत्र देकर जेडीयू कार्यकर्ताओं को जाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। अगले 1-2 दिनों में पता चलेगा कि जेडीयू किस मनोभाव से चुनाव लड़ रही है, उसके कार्यकर्ता मैदान में तैनात हैं या नहीं हैं, अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। जैसा कि हमने जेडीयू कार्यकर्ताओं से बात किया तो हमें कल भी पता चला, कल भी उन्होंने बताया था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके स्वागत में जा रहे हैं। चुनाव की कोई चर्चा नहीं हुई। ठीक है। हालांकि कोरम साहब, अजफर शमसी साहब, ठीक है, अजफर शमसी साहब, ये जानने की हम आपसे कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए आप भी वहां पर मोकामा में उत्साह के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी, और पहली बार एक तरह से इतने लंबे अंतराल के बाद अकेले आप चुनाव मैदान में हैं। गोपालगंज से आपका ज्यादा फोकस जो है वो मोकामा पर हो जाता है। क्या मोकामा सीट आपके लिए भी इतना दिलचस्प सीट बन गया और ये दोनों ही दलों के लिए, महागठबंधन और बीजेपी के लिए, नाक का सवाल बन गया है, साख का सवाल बन गया है? कि भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है ये कि इस सीट पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उस पर कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम दोनों सीट जीतेंगे और दोनों जगह चूंकि हमारा संगठनात्मक तरीका है काम करने का, तो दोनों सीट बीजेपी जीतेगी और हमारे कार्यकर्ता पूरी आशीष भाई के साथ लगा लेते तो अच्छा रहता। उन क्षेत्रों में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग दोनों भाई शर्त लगा लेते, अगर मोकामा जीत जाएंगे तो फिर शमसी भाई जो कहेंगे राजनीति को स्क्रीन पे रख रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अजफर शमसी साहब हैं और लव सिंह जी, ये कह रहे हैं शर्त लगा लेते हैं। देखिए, राजनीति में इस तरह का कोई राजनीति, एक तरह से जुआ आप इसको नहीं कह सकते हैं, ये तो जनता के ऊपर फैसला है और दोनों बाहुबलियों की टक्कर है। अजफर शमसी साहब ये तो कह रहे हैं कि मतलब शर्त लगा लेते हैं, मोकामा की सीट जो है हम जीत के दिखाएंगे। देखिए, ऐसा है, आप ही की बात से ये बात साफ हो गई कि ये कोई जुए का खेल नहीं है कि इसमें शर्त लगाएंगे। बड़ी बचकाना बात है और मुझे लगता है कि चैनल पर बैठ के इस तरह की बात बोलना हास्यास्पद है। ये देखिए, जनता देख रही है, सारी चीजों को देख रही है और मुझे लगता है कि खुद जेडीयू वाले भी ये नहीं चाहते हैं कि वो सीट जो है वो निकले इनके महागठबंधन की, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। अगर आप उसके इंटरनल मैटर में जाएंगे तो वो भी लगेगा। सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर चूंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल पूरा स्ट्रक्चर नीचे लेवल तक होता है, पंचायत स्तर और उससे भी नीचे आप जाएंगे तो सारे कार्यकर्ता हमारे दोनों जगह बहुत ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। इन लोगों का कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्किल नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशनल जब स्किल नहीं है तो ये लोग तो यही हैन कैन प्रकार हैं कैसे, और फिर ऊपर कुछ है अंदर कुछ है। हालांकि जब लोग ही कहते हैं कि भाई जो माननीय मुख्यमंत्री आशीष जी स्टेबिलिटी है और वो उनके मन में क्या चल रहा है, एक चीज यहाँ पे है, लगातार ये उतने लंबे समय से सीट जीतते आ रहे हैं, इसलिए उत्साह में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। लव सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए।
जी लव सिंह जी। आशीष जी, मैं अपने बड़े भाई से पहले तो उनकी भाषा में मैं नहीं बोल सकता, पूछना चाहता हूँ उनका संगठन गांव से लेकर उनको नहीं मिला, एक उम्मीदवार लड़ने के लिए वहां नहीं मिला, और जिस उम्मीदवार को लड़ाया गया वो कितने दिन पहले बीजेपी में आए हैं आपको भी मालूम। ठीक है, मैं आपकी बातों को पूरा कर दे रहा हूं, आप एक बार अपना एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं समझ गया। लव सिंह जी, है कि हमारी स्थिति प्रवक्ता का कहना है, देखिए आपकी आवाज कट रही है लव सिंह जी। हाँ, मैंने आपके सवाल को सुन लिया है, मैं उनको रेफर कर रहा हूँ। असफर शमसी साहब, लव सिंह जी कह रहे हैं कि जो आपके कैंडिडेट है वो भी बोरो कैंडिडेट है, उधार लिए गए कैंडिडेट है, कुछ ही दिन पहले वो। मैं इतना ही नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा संगठन है, गांव तक घर तक इनका, उसके बाद भी एक उम्मीदवार नहीं है इनका मोकामा में लड़ने के लिए, कोई उम्मीदवार नहीं है इनके पास, और जिसके पास लड़ने का उम्मीदवार नहीं हो जितने की बात कर ही नहीं सकता। लड़ने की जीतने की बात तो तब होती है ना जब चुनाव लड़ने। ठीक है, असफर शमसी साहब, तो किसी को बलि का बकरा बना देना था, बलि का बकरा बनाया गया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिस उम्मीदवार को आपने टिकट दिया है वो लगातार हारते रहे, उनके चाहे पति हो या अब जो उम्मीदवार आए हैं उनकी पत्नी आई है, वो आपने बलि का बकरा बना दिया है उनको, और उधार लाए कैंडिडेट को आप चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। इतना बड़ा संगठन, कोई अपना चेहरा क्यों नहीं? देखिए ऐसा है कि हम क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, यहाँ व्यक्ति पर नहीं। जब शमसी भाई पर नहीं होता तो किसी कार्यकर्ता को क्यों देते हैं? ये कोई वन मैन पार्टी इतना बड़ा संगठन है ये, ना तो ये क्षेत्रीय पार्टी है और ना कोई एक व्यक्ति की पार्टी है जिसमें इंजेक्शन लग जाएगा ना बीजेपी का, उसी को जनता वोट देती है। इतना बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है, इसे व्यक्ति के आधार पर नहीं होता है। और मैंने पहले पार्टी मैंने कहा अपने आप को मजाक का पात्र बना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नाम जनता वोट देती है। पहले उनको शांत तो कर लीजिए, बेचारे का आवाज भी नहीं आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कैंडिडेट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो इनकी मानसिकता है। और भारतीय जनता पार्टी के आधार पर, पार्टी विद डिफरेंस, जब हम बोल रहे हैं कि हम जिसको कैंडिडेट बनाएंगे ना वो कैडर बेस के हिसाब से वो पार्टी देती है, जनता देती है वोट। ये इन लोगों के साथ हो सकता है अर्थमेटिक, जात का, पात का, क्लास का, क्रीट का, अगड़ी का, पिछड़ी का, हिंदू का, मुस्लिम का, जिस आधार पर ये लोग कर रहे हैं। और हम तो भाई जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं तो हम तो सबको लेके चलने वाले हैं। कैंडिडेट है कि नहीं है, हम जब इनकी जो मानसिकता रही है, हम तो भाई किशनगंज से भी जीते हैं, कश्मीर से भी जीते हैं, कन्याकुमारी से भी जीते हैं। पहले ये ना अपने बारे में बोले कि कौन जीतेंगे और नहीं जीतेंगे। आपका संगठन मजबूत है, आप निश्चित रूप से केंद्र में अपार जन समर्थन के साथ सत्ता में है, लेकिन ये भी सच है एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है नीतीश कैबिनेट में, माफ करिएगा मोदी कैबिनेट में। ये एक बड़ा सवाल है और प्रश्न चिन्ह है, भले आप इस पर जो कह लें ये टिप्पणी, लेकिन अब जब आप सबका साथ सबका विकास करते हैं तो ये देखने वाली बात होती है। बहरहाल डॉक्टर राजीव सिंह जी, आप सुनिए, जब से सरकार बनी केंद्र के अंदर में मुख्तार अब्बास नकवी रहे, पूर्व में शहनवाज नहीं है ना, उनको भी हटा दिया गया, पसमानदा को राज्यसभा में भेजा। आशीष जी तो ये इस बात का जवाब नहीं दिए कि इनके पास एक भी कार्यकर्ता नहीं था क्या मोकामा में लड़ने के लिए? ठीक है, उनका म्यूट हो गया है। असफर शमसी साहब एक बार आप, हाँ जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए असफर साहब। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो पसमानदा मुस्लिम समाज को राज्यसभा में भेजा, ये वकालत करते रहे किसी की। बीजेपी ने देश का राष्ट्रपति भी अकलियत समाज के लोगों को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बुलाया है, लेकिन इन लोग की तो पूरी अर्थमेटिक उसी पर है कि केवल वोट बैंक की राजनीति किए हैं, चाहे जो लोग भी हो। अब जनता इनको रिजेक्ट कर रही है। आपने बात किया कि अकलियत का नहीं है, तो मैंने बताया कि भाई आप देख लीजिए नकवी साहब कितना दिन से थे, और उसके बाद पसमानदा को किसने बनाया, तो कहने के लिए कोई बात नहीं। तो होना चाहिए था ना सर। देखिए इतनी बड़ी पार्टी है, ठीक है, अब मैं मानता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब बनाए गए और अब नहीं है,
नहीं है ये वाला फैक्टर। बहरहाल हम बिहार पर लौटते हैं। डॉक्टर राजीव सिंह जी, जेडीयू का कहना है कि उनको कोई अपना कैंडिडेट नहीं मिला, यहां तक स्थिति। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, जिस तरीके से महागठबंधन में सामंजस्य वाली बात आती है, डॉक्टर राजीव सिंह जी आपसे सवाल होगा, महागठबंधन में वो सामंजस्य नहीं दिख रहा है। अनंत सिंह एज ए कैंडिडेट भले मजबूत हो, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है उनको, जिस तरीके का उनका बाहुबल है और जिस तरीके से उनका अपना एक कद है मोकामा में, वो चुनाव जीतते रहे हैं। इसको देखते हुए महागठबंधन भले निश्चिंत हो, लेकिन सामंजस्य की कमी दिख रही है। डॉक्टर राजीव सिंह जी, मैं जेडीयू जो प्रवक्ता साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं डिबेट में, उनका मैं उत्साह देख रहा हूं। तो मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है कि मुझे ऐसा लगता है कि मोकामा तो महागठबंधन के पक्ष में ही मुझे लग रहा है कि एक तरफा है, मेरा व्यक्तिगत आकलन है। और जहां तक है गोपालगंज है, वहां 50-50 का मामला है। देखिए, एक हमें ट्विस्ट समझना पड़ेगा। हर आदमी के अपने अपने सपने हैं। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, तेजस्वी यादव लालू यादव का सपना है कि तेजस्वी यादव जो है वो सीएम बने। बीजेपी का तुम्हारा सपना है कि उनकी अपनी खुद की सरकार आए। देखिए, मैं आप ही के चैनल में कई बार मैं कह चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट करूंगा कि देखिए, बीजेपी जब तक अपनी सरकार नहीं बना पाएगी, जब तक वो जो आरसीपी सिंह का जो मामला हुआ था, हमें ये समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा, किस मजबूरी में छोड़ा। अब मैं तो ये कहता हूँ कि जो नीतीश कुमार इतने मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इतने अनुभवी हैं, अगर वो नहीं होते तो मैं कहीं ना कहीं, कई बार मैंने कहा आपके चैनल पे, जो महाराष्ट्र में जो घटना चक्र हुआ था वो कहीं ना कहीं बिहार में हो गया होता। और मैं ये कहता हूँ अभी भी नीतीश जी को और जेडीयू को अभी भी निफिक नहीं होना चाहिए। अभी भी बीजेपी और आरजेडी भी चाहेगी कि देखिए, अभी आप जो महागठबंधन का जो सीट है, कितने 165 सीट है महागठबंधन के पास, और सरकार बिहार में जो है 122 में सरकार बन जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऊपर से जो भी दिखाए, लेकिन जेडीयू भी अंदर से नहीं चाहेगी कि दोनों सीट अगर कहीं ना कहीं आरजेडी जीतती है तो जो आरजेडी के द्वारा जो प्रेशर जो बनाया जाएगा जेडीयू पे, उन्हें कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जेडीयू भी नहीं चाहेगी कि दोनों सीट जीते, कहीं ना कहीं हार हो। जो अंदर की जो प्रतिक्रिया लेंगे रविशंकर जी, रिपोर्टर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और कल इस बात की चर्चा थी जब ललन सिंह वहां पर पहुंचे थे, तो कहा बहुत पहले से, मैंने कई आपकी भी रिपोर्टें देखी, जो वहां के लोग हैं ये कह रहे हैं कि इसका नुकसान जो है महागठबंधन को ही हो जाएगा, क्योंकि अदावत जग जाहिर है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भले गठबंधन में एक साथ हैं, लोकसभा चुनाव हरा चुके हैं उनकी पत्नी को ललन सिंह, और उन्हीं के लिए वोट मांग रहे हैं। राजनीति में स्थिति तो ऐसी हो गई है कि जिनके लिए आप पिछले साल तक विरोध कर रहे थे और अब उनके लिए समर्थन करना पड़ रहा है। तो आखिर मुद्दा क्या रहा होगा ललन सिंह के लिए जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे वहां पर? मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है। ललन सिंह से इस बाबत पत्रकारों ने सवाल भी लिया कि आखिर आप ही के कारण यहाँ उपचुनाव हो रहा है, और ऐसे में आप किस तरह से आए हैं और क्या कह के वोट मांग रहे हैं यहाँ। उन्होंने कहा, मैं एक महिला प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने आया हूं और मैं अपील करता हूं कि नीलम जी को चुनाव जिताया जाए। अब इस बात की जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि इसका फायदा से ज्यादा महागठबंधन को नुकसान हो जाएगा, वो दिखना शुरू भी हो गया है। आम जनमानस में इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि जिस व्यक्ति के कारण अनंत सिंह की आज ये दशा है, वही व्यक्ति आज उनकी पत्नी के लिए वोट मांग रहा है। ये बातें पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो बातें। अब इसका क्या फायदा होगा, और फिर हम इस बात को रिपीट करते हैं कि जब यहाँ से आज कुछ कर जाएंगे ललन सिंह, उसके बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं का क्या मूव होगा, क्या रुख होगा, कितना मेहनत वो कर पाएंगे, इस पर डिपेंड करेगा। और जो राजीव जी बोल रहे थे कि यहाँ चुनाव एक तरफा महागठबंधन के पक्ष में दिख रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। ग्राउंड से मैं देख रहा हूँ और ग्राउंड की रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। चुनाव यहाँ एक तरफा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अजफर शमसी साहब, 2 सीटों पर चुनाव है। एक बार फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं तरफ से। तो देखिए, नीतीश कुमार को छोड़कर अब तेजस्वी यादव जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर भी देखना यह होगा, दिलचस्प होगा कि कब जाते हैं आखिर। लेकिन आपकी तरफ से आपकी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं मोकामा में कूच कर रहे हैं। इवन आपने सूरजभान का भी सहारा लिया, बाहुबल को बाहुबल से ही आप भी टक्कर दे रहे हैं। आपकी राजनीति में भी कुछ विकास जैसा मुद्दा नहीं दिख रहा है मोकामा में? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं इसको नहीं मानता हूं। देखिए, डेवलपमेंट बीजेपी का शुरू से मुद्दा आगे भी था और आगे भी रहेगा, ये तय बात है। और ये अभी ठीक ही आपके पत्रकार महोदय जो एनालिसिस कर रहे हैं उन्होंने सही ही कहा, अगर कोई मुगालते में है तो वो मुगालते में रहे, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, मोकामा के लोग भी जान रहे हैं कि किसकी क्या क्रेडिबिलिटी है।
इसलिए उनके दिमाग में भी है, इसलिए मोकामा की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। इन्होंने कहा कैंडिडेट की बात, मैंने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस है, पार्टी विद मिशन है और पार्टी विद आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। पार्टी के आधार पर और डेवलपमेंट और विकास के आधार पर यहाँ वोट होता है। जिसको इंजेक्शन बीजेपी का लग जाएगा ना, वही दौड़ने लगता है। और आज जो बिहार के अंदर में इतना दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे, तो वो बीजेपी के इंजेक्शन से ही रहे। वो नहीं बन सकते हैं अपने बेसिस पर, अपनी पार्टी के बेसिस पर बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ही नेता बनाया है। और आज चूंकि क्रेडिबिलिटी इन लोगों की नहीं है, इसलिए मोकामा की जनता भी जान रही है और दूसरे जहां विधानसभा हो रहे हैं वहां की भी जनता जान रही है कि ये लोग क्रेडिबल नहीं है। ये कब क्या करेंगे, और आ भी रही है बातें। तो जब इनके अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग देख रहे हैं कि इनकी कथनी और करनी अलग है, तो ये तो चुनाव ये बताएगा। ये जो चुनाव हो रहा है ये बताएगा कि देखिए जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। जो बातें आपके यहाँ जनता है, ये पब्लिक है और सब जानती है, और ये पब्लिक जान रही है। और इस चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो 6 तारीख का वक्त बताएगा, 6 तारीख का वक्त बताएगा कि मोकामा की जो सियासी पटकथा है वो किस तरफ और कैसे लिखी जाएगी और कौन मोकामा की गद्दी पर बैठेगा। लेकिन सवाल जेडीयू के प्रवक्ता से इस बात को लेकर जरूर पूछा जाएगा। लव सिंह जी, विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कुछ ही दिनों की बात है, वो ललन सिंह जो लगातार अनंत सिंह के खिलाफ बोलते रहे हैं, वो नीतीश कुमार जो लगातार अनंत सिंह के खिलाफ बोलते रहे हैं, राजनीतिक मजबूरी ऐसी आ जाती है कि भारी मन से ललन सिंह को वहां पर जाना पड़ता है और इस सवाल से आप बच नहीं सकते हैं। देखिए, जब एक महागठबंधन बना है तो इसमें सभी दलों का समावेश है। और जैसे ही महागठबंधन में हम लोग आए हैं और महागठबंधन का उम्मीदवार सभी दलों का उम्मीदवार होता है और उसके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार की सरकार चल रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जी आपकी आवाज नहीं आ रही है लव सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, ये सवाल हम पूरा करते हैं राजीव सिंह जी से। डॉक्टर राजीव सिंह जी, नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं ये विश्वसनीयता वाली बात जरूर होगी और इसी वजह से शायद जो है नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए बच रहे हैं। दोनों सीटों का हम जिक्र कर लेते हैं राजीव सिंह जी। देखिए, यहां पे भी जो अनंत सिंह हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। अनंत सिंह का क्या है वो पब्लिक डोमेन में है। एक दूसरी तरफ ललन सिंह जो बीजेपी के हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उनका भी नाता बाहुबल से है। दूसरी तरफ हम गोपालगंज की बात कर ले तो जो वहां पर गुप्ता साहब को टिकट दिया गया है महागठबंधन की तरफ से, कभी वो मतलब एक तरह से ये कहिए कि शराब व्यापार में वो थे। तो नीतीश कुमार के लिए मतलब एक तरह से हर जगह से नीतीश कुमार के लिए असहज करने वाली स्थिति है और इसलिए नीतीश चाहते हैं कि इस प्रचार से उनकी दूरी बनी रहे। डॉक्टर राजीव सिंह जी, नीतीश कुमार जी और ललन सिंह और अनंत सिंह में जो संबंध है हम सभी ने देखा। कुछ ऐसे दोनों के बीच बयानबाजी हुई कि जो हम लोग टीवी में चर्चा तक नहीं कर सकते हैं, कितनी स्तरहीन बयानबाजी हुई है दोनों में। तो मैं ही कह रहा, मुझे हमें अतीत में जाना पड़ेगा। 2000 अनंत सिंह हमेशा आरोप लगाते हैं कि आज जो वो आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार है, पिछले 10 वर्षों की सजा हुई है। 2019 में जो है लीपी सिंह, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें। 2019 में जो है लीपी सिंह जो कि आरसीपी सिंह की बेटी है, वहां बाढ़ की एसएसपी थी, उन्होंने बताया कि उनको कहीं से टिप मिली है कि अनंत सिंह के घर में काफी असलाहा मिला है। उस आधार पर उन्होंने छापामारी की और अनंत सिंह उसमें फरार हो गए थे। बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं देखिए अनंत सिंह की जो दुर्दशा हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं जेडीयू का हाथ है। आपको कहा यह जा रहा है, देखिए मोकामा की राजनीति अन्य जगहों की तुलना में थोड़ी सी अलग है। वहां पर बाहुबल भी हावी होता है, जाति की राजनीति भी वहां पर। नीतीश कुमार इसलिए चुनाव प्रचार से वहां पर बचना चाह रहे हैं, कहा यह जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का भी आरोप है कि उनकी एक बाहुबल की छवि है अनंत सिंह की। वो अनंत सिंह जिसके कभी खिलाफ में नीतीश कुमार जो है लगातार बोल चुके हैं और अनंत सिंह के समर्थक भी इस बात को बखूबी समझते हैं। क्या नीतीश कुमार इन सब चीजों से बचने के लिए प्रचार में नहीं जा रहे हैं? वहां से जो गोपालगंज से जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, उनका भी शराब के व्यापार से संबंध रहा है। नीतीश कुमार के लिए बहुत द्वंद्व वाली स्थिति है, यही वजह है। चलिए ठीक है, बीमार हैं, चोट लगी है, यह बात समझ में आ रही है, लेकिन उस द्वंद्व की स्थिति से
उबरने के लिए नीतीश ने यह फैसला कर लिया कि नहीं ठीक है, चुनाव प्रचार में जाना ही नहीं है? जी आज बड़े ही स्पष्ट शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम चुनाव प्रचार में हमारे सारे लोग जा रहे हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसमें और कोई राजनीति करने के मुख्यमंत्री है। अगर वो जाते हैं चुनाव प्रचार में, कई बार नीतीश कुमार गए, मुख्यमंत्री का जाना एक बड़ा मैसेज होता है। कई बार उपचुनाव में नहीं भी गए हैं आशीष जी, अपने दल के भी लोग चुनाव लड़े हैं, कई बार उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं गए, लेकिन चूंकि आज के डेट में वो बीमार है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, हमारा लोकतांत्रिक दल है सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ आए हैं तो समझ लीजिए सारा कार्यकर्ता, सारी पार्टी हमारी यहाँ पे आई है चुनाव प्रचार में। और मैं कभी कह रहा था बड़ी हास्यास्पद स्थिति है हमारे अफजल शमसी साहब का, वो दूसरे को कहते हैं विश्वसनीयता, आप पर कौन विश्वास करेगा? हम आपकी पार्टी में एक बार फिर से आप अपनी बात पूरी करिए, आपकी आवाज कट रही है। विश्वसनीयता के सवाल पर आप लव सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी लव सिंह जी। अजफर शमसी साहब, चलिए अजफर शमसी साहब, कहना यह था कि विश्वसनीयता की बात वो ना करें, नीतीश कुमार से विश्वासघात जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और शायद यही आरोप था। अजफर जी को तोड़ लिया, मणिपुर में तोड़ लिया, आपके साथ शिवसेना रही, इनकी विश्वास इनकी विश्वसनीयता कहीं से क्रेडिबिलिटी अपनी ये कहते हैं आप तो विधायकों महाराष्ट्र में आपने वो खेला कर दिया, बिहार में भी वो आरसीपी सिंह के बहाने वही काम आप करना चाह रहे थे, मणिपुर में आपने इनकी पार्टी को तोड़ दिया, तो आपने इनको धोखा दिया और ये नीतीश कुमार के लिए असहज करने वाली स्थिति थी, इसलिए नीतीश कुमार आपसे अलग हो गए। अजफर शमसी साहब, मंत्री रह गए, बोलने से नहीं होगा, फैक्ट्स है। और जहां तक सवाल ये पैदा होता है कि दूसरे लोग हमारे पास, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं, हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, हम बड़ी पार्टी हैं, तो हम तो जो मेरे पास आएगा उसको लेंगे, नहीं हमारा ये चरित्र नहीं है, ये लोग समझते हैं। और आप अगर देखिएगा इन लोगों का चरित्र तो कितनी टूट हुई है इन लोगों में, अगर उठा के देखिए, चाहे अभी का वो जनता दल यूनाइटेड। एक प्रतिक्रिया अजफर साहब आपसे जरूर लेंगे। आपके ही राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कहते हैं कि हम तोड़ने में यकीन नहीं रखते हैं, जो तोड़ते हैं उनको छोड़ते नहीं, और एग्जाम्पल दे देते हैं वो महाराष्ट्र का। अजफर शमसी साहब, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि हम लोग तोड़ जोड़ में नहीं विश्वास करते हैं, तोड़ जोड़ में इनसे विश्वास नहीं करते हैं। कि सवाल ये है कि देखिए भाई, अभी जो पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, ये लोग कितने भाग में टूटे हैं, कितने बार में ये हुए हैं, ये तो फैक्ट्स की बात है ना। और सवाल ये पैदा होता है कि आज लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जब वो देख रहे हैं कि डेवलपमेंट और विकास और स्टेबिलिटी देख रहे हैं कि देश के अंदर अगर कोई स्टेबल सरकार दे सकता है, बिहार के अंदर अगर कोई स्टेबल सरकार दे सकता है, उसके वजह से स्टेबिलिटी हो सकती है, तो वो बीजेपी है। आज केंद्र में भी स्टेबिलिटी है और बिहार के अंदर भी अगर अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड थी, इसीलिए स्टेबिलिटी थी। आप देख लीजिए कि क्या मजबूरी रही है अजफर साहब। देखिए 2014 में अपार जन समर्थन के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं। अजफर साहब आपकी भी मजबूरी है। देखिए बिहार में यह बहुत दिलचस्प समीकरण हो जाता है कि कोई एक दल की सरकार नहीं बन पाती है। आपकी क्या मजबूरी रही? 2019 में इतने अपार जन समर्थन के साथ आप सत्ता में आते हैं, लेकिन बिहार में आपको जेडीयू का सहारा लेना पड़ता है, वो जेडीयू जो आपको एक बार पहले भी धोखा दे चुकी थी। देखिए उत्तर प्रदेश में भी लोग यही बात बोलते थे, वहां भी वो समीकरण बनाते थे, वहां भी MY का समीकरण बनाते थे। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी आई, और वही भी बिहार के अंदर भी होगा। अब बिहार के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ही सरकार बनाएगी, क्योंकि बिहार की आवाम भी इन ठगाई लोगों को देख चुकी है कि ये लोग केवल सत्ता के लोलुप हैं, एन कैन प्रकार कभी इधर कभी उधर करके सत्ता में रहना चाहते हैं।
आने वाले चुनाव में बिहार की जनता एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार में। अगली परीक्षा यही 2 सीट पर चुनाव है, यही 2 सीटों पर उपचुनाव है और सेमीफाइनल है। देखिए ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। हम प्रतिक्रिया लेंगे अपने रिपोर्टर से और अजीत सिंह जी से, लेकिन लव सिंह की प्रतिक्रिया पहले चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अब एकला चलो की नीति पर है। आपने धोखा दिया, अब जो है भारतीय जनता पार्टी आपके साथ नहीं जाएगी और अकेले दम पर जो है वो इस बार चुनावी मैदान में और आने वाले चुनाव में, चाहे वो 2024 हो 2025 हो, भारतीय जनता पार्टी अकेले बिहार में लड़ेगी। लव सिंह जी। देखिए आशीष जी, इनके कथनी और करनी में कहीं से मेल कभी होता ही नहीं, ना आगे भी कभी होगा। और इनके साथ किसी ने धोखा नहीं किया, इन्होंने सबके साथ धोखा किया। आपने शिवसेना का हाल देखा होगा, सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी, उसका हाल देखा होगा आपने। अकाली दल का हाल देखा, उसके बाद उनकी सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी हम थे। और ये कह रहे हैं कि इनके आधार पर, अरे ये इनको तो सत्ता का स्वाद हम चखाते रहते थे। इनके बदौलत ये जहां पे चुनी हुई सरकारों को तोड़ देते हैं और जहां पे मजबूत रहेंगे बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये चूंकि इनके यहाँ न कोई काबिलियत थी, न कोई लीडरशिप था, न कैडर था, ये सब हमारे ही कंधों पे सवार होकर बीजेपी सत्ता का स्वाद चखी है। इसलिए बीजेपी को कुछ भी कहने का तो कोई राइट ही नहीं। 43 पे सिमट जाते, आप 43 पे सिमट जाते हो, 75 प्लस चले जाते हैं। ये भी फैक्ट है ना लव सिंह जी। विश्वसनीयता आप लगातार जी बताइए। ये भी फैक्ट है आशीष जी कि जब हमको छोड़कर चुनाव लड़े तो ये भी 50 पे आ गए, ये भी फैक्ट है। राजीव सिंह जी ये दिलचस्प हो जाता है। देखिए इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। दोनों दल एक दूसरे हैं जब साथ रहे हैं। और बिहार के राजनीतिक समीकरण को आप देखें तो कोई भी पार्टी अकेले दम पर सत्ता का राह उसके लिए आसान नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ रहती है तब सरकार में होती है, आरजेडी जेडीयू के साथ सरकार में रहती है, मतलब दोनों जब साथ रहते हैं तब सरकार में। मतलब आखिर बिहार की राजनीति को कैसे समझें। और ये सीट जो दोनों सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये दोनों ही दलों के लिए एक तरह से आप यूं कह लीजिए अग्नि परीक्षा की तरह है। राजीव सिंह जी। वही कह रहा हूं कि देखिए, जब तक बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि अगले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू साथ में रहे, क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है कि अगर जेडीयू और आरजेडी साथ में जाती है तो बीजेपी की संभावना मुझे तो नहीं दिखती। और जहां तक एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारे पत्रकार साथी हैं, उनका मैं रिगार्ड करता हूँ, लोकल पत्रकार साथी हैं, उन्होंने बताया, वो मेरे से सहमत नहीं है, पर वो ज्यादा वो देख रहे होंगे मोकामा में। पर मेरा अभी भी व्यक्तिगत ऐसा मुझे लगता है कि मोकामा में जो अनंत सिंह है उनका अपना व्यक्तिगत खुद का भी प्रभाव है। और मुझे लगता है कि मोकामा सीट महागठबंधन कहीं ना कहीं जीतते हुए मुझे नजर आ रही है। आशीष जी, और मैं आपके माध्यम से एक एक प्रश्न बीजेपी प्रवक्ता के साथी और जेडीयू प्रवक्ता साथी से पूछना चाहूंगा कि जो अभी जो अनंत सिंह का जो अभी हाल है, अभी जो आर्म्स एक्ट में जो अंदर है, उसके जिम्मेदार कौन है, ये मैं चाहूंगा आपके माध्यम से जेडीयू प्रवक्ता से मैं जानना चाहूंगा। और बीजेपी प्रवक्ता के मैं जानना चाहूंगा कि वो जो कह रहे थे कि तोड़ फोड़ में यकीन नहीं रखते हैं, ये जो शिवसेना मणिपुर ये पूरा जो है वो क्या है, वो मतलब उसकी थोड़ा मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, अगर आप। ठीक है। अजफर शमसी साहब से पहले जवाब ले लेते हैं। अजफर शमसी साहब, देखिए ये आरोप जो है एक लगातार इस बात की चर्चा रही। और जब महागठबंधन में अभी नीतीश कुमार हैं, इससे पहले जब एनडीए में थे तो बताया जा रहा था कि ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति जो आई महाराष्ट्र के प्रकरण को देखते हुए, आरसीपी सिंह के प्रकरण को देखते हुए, तो ये लगातार प्रकरण, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे और इसका कोई विश्वसनीय जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया है। आखिर क्या वजह रहती है कि जेडीयू के सारे एमएलए टूटकर भारतीय जनता पार्टी में ही आ जाते हैं? देखिए, जहां तक आरसीपी साहब का बात है तो आरसीपी साहब तो इन्हीं के ने लोग थे, इन्हीं के ने पार्टी में थे, इन्हीं की पार्टी के ने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो अब सवाल है कि अगर किसी को एक फोबिया सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, तो इसका क्या इलाज है? या दूसरे जगह भी, वहां दूसरे जगह में जब हम गठबंधन को लेकर के चलते हैं तो हम गठबंधन के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। अभी बोल रहे थे, अभी जो भाई साहब थे वो कह रहे थे कि भाई क्या है, तो बता दीजिए कि समता पार्टी में जनता दल यूनाइटेड को कितना सीट था और समता पार्टी में क्या हालत थी। 2000 में जब ये लड़े थे तो इनको कितनी सीटें थी, अब बीजेपी को कितनी सीटें थी और किसने मुख्यमंत्री बनाया। ये बोलने की बात नहीं है, ये तो फैक्चुअल है। समता पार्टी में क्या सीट थी और 2000 में क्या सीट थी और किसने मुख्यमंत्री बनाया और किसकी बैसाखी पर बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो ये फैक्चुअल है। अब है कि स्टेबिलिटी खत्म हो गई है
और माननीय मुख्यमंत्री की स्टेबिलिटी खत्म होने के कारण जनता में वो विश्वास खो चुके हैं। तो इसलिए लोगों को लगता है, तो ऐसी स्थिति में बिहार की जनता भी इस बात को महसूस कर रही है और समझ रही है। मैंने बार बार कहा कि इस बात को महसूस करें, और आप देखिएगा कि आने वाले जो चुनाव होंगे, ये तो उपचुनाव है, उपचुनाव में भी आपको नजर आएगा। और जब बिहार की और देश का चुनाव होगा बिहार के अंदर, तो आप देखेंगे कि किस तरह से जीरो पर आउट ये लोग होंगे, तब इनको समझ में आएगा। क्योंकि बहुत दिन तक झूठ की खेती नहीं चल सकती है, झूठ की खेती बहुत दिन तक नहीं चल। दूसरा, आप बेवकूफ बना सकते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, लेकिन जब समझ में आ जाता है बीजेपी के अंदर अब कोई वैकेंसी नहीं है, जनता दल यूनाइटेड का या माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई नहीं है, ये बात तय है। लेकिन उनको लगता होगा कि कभी हम इधर से उधर, उधर से इधर चले जाएं। बिहार की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट देंगे। केंद्र में स्टेबल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, और बिहार में भी एक स्टेबल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में होगी, और भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा। लव सिंह जी देखिए, दो बातें यहाँ से निकलकर सामने आती है, दो बातें निकलकर कोई वैकेंसी नहीं है। दो चीजें, दो सवाल पूछूंगा और एक साथ इसका जवाब चाहूंगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से कहना रहा है कि ईमानदारी से काम और गठबंधन को सम्मान। आप मतलब एक तरह से 75+ सीटों के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाता है, और खुद नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार करते हैं कि बनने की इच्छा नहीं थी, पार्टी ने कहा, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कहा, तो उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव चल रहा है, और इस बीच जीतन राम मांझी का एक बयान आ जाता है। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार अगर दोबारा से कोई अगर ऐसा फैसला ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उस फैसले का सम्मान करेंगे, और डैमेज कंट्रोल में आ जाना पड़ता है तेजस्वी यादव को। आखिर क्या चल रहा है ये? आशीष जी, मैं पहले सवाल का आपका जवाब दे दूं। जी, दोनों सवाल का जवाब दीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने जितना गठबंधन का पालन किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। कोई किसी को बनाता नहीं है राजनीति में, आप इस बात को जान लीजिए। हमने हमारे कंधे पे सवार होकर इनको सत्ता मिली है, और 2010 में हमारी सीटें कितनी थी? हमारी सीटें 115 थी और 4 निर्दलीय 119। हम चाहते तो अकेले सरकार बना सकते थे, और तब भी हमने कहा इनकी सीटें पहली बार हमसे ज्यादा हुई है, इतना हो हल्ला मचाने लगे। 5 में भी हमारी सीटें इनसे दुगने के आसपास की थी। हमने कभी नहीं कहा कि आपकी सीटें कम है, क्योंकि गठबंधन का नेतृत्व हम कर रहे हैं। जब दोनों दलें साथ लड़ रहे हैं तो हमारी सीटें और इनकी सीटें कुछ बांटी हुई सीटें नहीं है। 5 बार के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये राजनीतिक कौशल था कि हम सत्ता में आए बिहार में। आप देख सकते हैं बिहार में सबसे ज्यादा दिन तक कोई मुख्यमंत्री रहे तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और अभी आगे तक रहेंगे। और रही बात इनके यहाँ जाने की, तो मैं इसको क्लियर कर दूं, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है, और ये क्यों बेचैन है? जैसे ही हम निकलते हैं बेचैन हो जाते हैं बेचारे। जब हमें कोई खासियत ही नहीं है। कल तक 2 महीना पहले तक नीतीश कुमार से बढ़िया कोई शासक ही नहीं था, नीतीश कुमार जी से बढ़िया कोई प्रशासन करने वाला नहीं था, और ना हमारी सरकार में किसी को फंसाया जाता है ना बचाया जाता है। और स्पष्ट रूप से इस बात को अरे बड़ा एक बार भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये जो उम्मीदवार खोजे हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। मैं नहीं, इनके पास एक कार्यकर्ता तो चुनाव लड़ने के लिए अभी तक तैयार नहीं कर पाए 20 सालों में। इनकी ताकत रहती है तो शमसी साहब, ये देखिए, चूंकि निश्चित रूप से ये जो दोनों सीटों पर चुनाव है, इस पर बहुत दिलचस्प हो गया है ये देखना कि आखिर क्या होगा। चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, ये अब तक तय माना जा रहा है। एक चीज है जो लव सिंह जी बार बार कह रहे थे कि राजनीतिक कुशलता ही है नीतीश कुमार की, कि एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव जो है वो इनके चेहरे पर नहीं पड़ता। आपके साथ रहते हैं तब भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आरजेडी के साथ रहते हैं तब भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो एक तराजू वाली जो स्थिति है वो, कि मतलब नीतीश कुमार तराजू पकड़े रहते हैं, एक तरफ आरजेडी है दूसरी तरफ बीजेपी है, और नीतीश कुमार उसको तौलते रहते हैं। देखिए, इस राज्य ने सभी को देखा है कि 40 वाले भी प्रधानमंत्री बन गए हैं और 5 वाले भी बन गए हैं। तो ये बोलने से नहीं है, लेकिन कितनी स्टेबिलिटी होती है ये लोग जानते हैं। ये जब भी बने हैं ये अपने बेसिस पर ना ही कोई डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं कि यहाँ भी चले जाते हैं वहां भी चले जाते हैं। इसका ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जब मैंने कहा कि समता पार्टी 3 सीटें थी,
इसका ये जवाब बिल्कुल बिल्कुल सुन लीजिए सुन लीजिए सर, उसका सुन लीजिए ना। समता पार्टी में कितनी सीटें थी, किसने इनको बनाया नेता, 2000 में आए तो इनकी कितनी सीटें थी और किसने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताया, तो और इनको 2 सीटें एमपी में हो गई थी, तो एमपी में 2 सीट हो गई तो हमने सेक्रीफाइस करके इनको दे दिया। आप क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं? पार्लियामेंट में सेक्रीफाइस कर रहे हैं भाई, इतने उधार कब से हो गए आप? 2 सीट पर आ गए थे ना, 2 सीट पर आ गए उधार थे। क्यों हो गए? अरे भाई बोलने से नहीं ना होगा, 2 सीट पर आए थे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। 2 सीट पर आए थे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। 2 सीट पर आ गए थे, इतने बड़े काबिल अगर होते तब तो खुदे हो जाते। इसीलिए बोलने से नहीं होगा, ये फैक्चुअल है और फैक्चुअल सुन लीजिएगा ना, जवाब भी सुन लीजिए ना। ये जवाब दीजिए, 2 सीटों पर आखिर आप आ गए थे जब भारतीय जनता पार्टी का साथ आपने छोड़ा था। लव सिंह जी, ये आरोप है और इस पर आप जवाब दीजिए। आशीष जी, बिल्कुल हम 2 सीटों पर आ गए थे, लेकिन मेरी ताकत का इनको कितना अंदाजा था कि अपने 5 सीटों को करना पड़ा जब इनके साथ में आया, और बराबर सीटों। ठीक है, अजफर शमसी साहब, मजबूरी क्या हो जाती है? मजबूरी क्या हो जाती है अजफर शमसी साहब? ताकत का अंदाजा आपको इसी बात से, फिर भी जब इनके साथ गठबंधन में लड़े तो हटते नहीं है। मजबूरी क्या है? बीजेपी ने बनाया। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि इनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, नेता बीजेपी ने बनाया। इनको समता पार्टी से नेता बीजेपी ने बनाया, इनको 2000 में मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया। लास्ट में बीजेपी की ज्यादा सीटें थी, इनकी 2 क्यों बनाया? इनकी अपनी कोई स्टेबिलिटी नहीं है और नहीं है अपने बेसिस पर बनाया। अजफर शमसी साहब, ये सवाल का जवाब दीजिए ना, इस सवाल का जवाब दीजिए कि बनाया क्यों, जब आप जानते थे कि नीतीश कुमार धोखा दे सकते हैं, एक बार पहले आपको धोखा दे चुके हैं, आखिर बनाया क्यों? क्या मजबूरी रही? वास्तव में कोई भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी रही कि 1 लाख चलो की नीति पर वो बिहार में नहीं रही, नीतीश कुमार मजबूरी बन जाते हैं सभी दलों की? ऐसी बात नहीं है, राजनीति संभावनाओं का विषय है। उत्तर प्रदेश में भी ये लोग यही बोलते थे। कहाँ चले गए उत्तर प्रदेश? अरे बिहार में आइए ना, बिहार में आइए। जब पूरे देश के अंदर गठबंधन के साथ चलते हैं, गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन अगर कोई ब्लैकमेलिंग करके चलना चाहेगा तो बीजेपी उसका भी जवाब देती है और वो जनता उसका जवाब देती है। और जनता बताती है कि जो आदमी ब्लैकमेलर होता है, जो आदमी सुविधा के हिसाब से, सुविधाओं के आधार पर राजनीति करता है, तो जनता उसको जवाब देती है। और सुविधा के आधार पर ही बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता समझ रही है। और आज ये जिस गठबंधन के साथ हैं, उनके नेता क्या बोले थे, उनके पार्टी के लोग क्या बोले थे, तो इन्हीं से पूछिए कि व्यवस्थाओं के मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के पास, जिसके साथ ये गठबंधन में है उसके नेता बोले थे। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, किसने कहा था? बीजेपी ने नहीं कहा था। आज ये जिसके गठबंधन में है उनके लोगों ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल ये है कि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो सबको लेके चलना चाहती है, बिहार का विकास करना चाहती है। एक प्रतिक्रिया इस पर हम जरूर डॉक्टर राजीव सिंह से लेना चाहेंगे, फिर हम मोकामा के समीकरण पर रविशंकर के पास लौटेंगे। राजीव सिंह जी, देखिए नीतीश कुमार की आखिर वो क्या काबिलियत है जो अजफर शमसी जी भी कह रहे हैं, उनके तर्कों में भी दम है, लव सिंह जी के भी तर्कों में दम है। नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नीतीश जी सबसे बड़े समाजवादी नेता है। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो तेजस्वी यादव को बोलना पड़ता है कि नीतीश मेरे गार्जियन है, नीतीश जी जो कहेंगे उनके आधार पर बिहार को चलाया जाएगा। नीतीश कुमार में आखिर क्या काबिलियत है? डॉक्टर राजीव सिंह जी ये जानना चाहेंगे। देखिए दोनों ही दलों के लोग बैठे हुए हैं और दोनों दलों ने जब नीतीश कुमार जिसके साथ रहे अपने हिसाब से उनकी समीक्षाएं की, उनकी तारीफ की। डॉक्टर राजीव सिंह जी, देखिए नीतीश कुमार को ऐसे ही चाणक्य नहीं कहा जाता है। नीतीश कुमार इतने अनुभवी हैं और राजनीति की इतनी समझ है। मैं कहता हूं कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते, जैसे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में नहीं संभाल पाए, वैसे ही जो योजना थी, अभी आरसीपी सिंह जो विवाद हुआ था उसमें अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो कहीं ना कहीं जो योजना थी सफल हो जाती। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो अपना प्रोफाइल है और अपना जो उनका योजना है वो बिल्कुल अलग है। और मैं जैसे मैं देख रहा हूँ कि देखिए बिहार की राजनीति जैसे पल पल बदल रही है ना, जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे जदयू और भाजपा के प्रवक्ता साथी आपस में शर्त लगा रहे हैं और लड़ रहे हैं। और मैं आशीष जी इस बात में कोई में दोहराए नहीं, ऐसा संभव है जिस तरह से मांझी जी ने बयान दिया था
कि हो सकता है कि कुछ दिन महीनों बाद जो है जदयू और भाजपा के प्रवक्ता हम लोग के साथ में एक दूसरे का समर्थन करते मिले। इसमें कोई राजनीति है बिहार की, और इसी दिलचस्प राजनीति में प्रवक्ताओं के लिए बड़ी चुनौती के लिए बड़ी चुनौती होती है। खैर, ये तो अजफर सर और लव सिंह जी समझ रहे होंगे। बहरहाल जी, अपनी बात पूरी करिए। जी चलिए, ठीक है अजफर साहब, अब जरा इस दोनों सीटों के समीकरण की बात कर लेते हैं। प्रचार में आपकी तरफ से भी अंतर क्यों आ जाता है? गोपालगंज परंपरागत सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर एक सहानुभूति वोट भी आपके पास है जो कैंडिडेट वहां पर, लेकिन उपचुनाव में आपका सारा फोकस जो है ये ऐसा दिख रहा है, और लगातार जो आपके नेताओं का दौरा हो रहा है मोकामा में ज्यादा हो रहा है, गोपालगंज बनिस्बत कम हो रहा है। अजफर साहब, ऐसा ये आपका सोच है दोनों सीटों पर, क्योंकि मैंने क्या कहा कि हम लोग संगठनात्मक हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैं, और हमारा संगठन चूंकि पूरा मजबूत है, तो दोनों सीटों पर हम लोग काम कर रहे हैं और जा रहे हैं और देख रहे हैं। हम लोग तो कोई वन मैन पार्टी नहीं है कि किसी के आने और नहीं आने से कुछ हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दोनों सीटों पर हम काम कर रहे हैं और दोनों सीटों पर हम जीतेंगे, और जनता जिताएगी। जनता भी तय कर चुकी है और जनता मन बना चुकी है, वो देख रही है, उसने देख लिया है कि आज जिन लोगों के साथ वो लोग हैं उनको भी देख रही है। जो सरकार अभी बिहार में चल रही है उनकी कार्यशैली को भी देख रही है कि पहले क्या कार्यशैली थी, आज की क्या कार्यशैली है, किस तरह से रूल ऑफ जंगल फिर बिहार में शुरू हो गया है, किस तरह के हालात बिहार में पैदा हो गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जनता उन चीजों को देख चुकी है, और दोनों जगह पर हमारे पार्टी के लोग, हमारे संगठन के लोग, हमारे कार्यकर्ता, ये आपका स्पेकुलेशन हो सकता है कि मोकामा में ज्यादा लोग आ रहे हैं, वहां कम लोग आ रहे हैं। हर आदमी फेज वाइज, हर कार्यकर्ता हमारे दोनों सीटों पर लगे हुए हैं, और पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराएगी। ठीक है, चलिए, ये बात इस पर इसी तरह के सवाल लव सिंह जी से भी पूछे जाएंगे। लव सिंह जी, देखिए, गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी का जिस सीट से वहां पर चुनाव लड़ रही है सुभाष सिंह की पत्नी, उनका दबदबा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और यही वजह है कि आप भी बचना, गोपालगंज भूलना नहीं चाहिए, तेजस्वी यादव का गृह जिला भी है, और बच रहे हैं वो। एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में, और आपका फोकस जो है, आप जहां मजबूत हैं वहां ज्यादा है गोपालगंज की तुलना में। देखिए आशीष जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों की दोनों सीटों पर समान रूप से प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर दोनों सीटें हम जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मोकामा की सीटें पे तो खैर जमानत बचा ले बीजेपी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी के पास संगठन, मोकामा पे इतना कॉन्फिडेंस है, मोकामा पे इतना कॉन्फिडेंस है कि जमानत भी नहीं बचेगा। एक संगठन ही नहीं है ना इनका। अगर संगठन होता तो किसी एक अपने कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ना। मत भूलिए कि गोपालगंज भी लंबे समय से आपके हाथों में नहीं आया, नहीं है। बाहर के लोग, सिर्फ बाहर के लोग जो जा रहे हैं वही बीजेपी का झंडा लेकर जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर, वहां के लोकल स्तर पर कोई बीजेपी का नाम लेवा भी वहां नहीं है। क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ 2 दिन तक दौरा किए हैं वहां, तो मैंने वहां की जो परिस्थितियां देखी है मैं आपको बता रहा हूँ। और रही बात गोपालगंज की, तो गोपालगंज की सीटें भी हम बहुत मजबूती के साथ गोपालगंज की सीट लड़ रहे हैं, और वहां भी हमारी मंत्री जमा खान जी वहां घूम रहे थे, तमाम लोग वहां हैं लगे हुए। ठीक है, चलिए रविशंकर जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे जरूर लेना चाहेंगे। तमाम दलों के अपने अपने दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरह से गोपालगंज में मजबूत स्थिति में है, इसलिए मुख्य फोकस गोपालगंज, और यहां देखिए आरजेडी परंपरागत रूप से वो सीट अनंत सिंह का है, और इसलिए आरजेडी का सारा फोकस जो है, और देख रहे हैं कि किस तरह के तरीके से लव सिंह जी रिएक्ट कर रहे हैं जब भी मोकामा की बात आती है। आप इस दोनों सीटों पर कैसे देख रहे हैं? क्या ये स्थिति सच में ऐसी है कि जो दल जहां मजबूत है फाइट में वहीं लगा हुआ है, और मुकाबला 50-50 का ही होने वाला है दोनों जगह? अगर मुझसे आप आशीष ये गोपालगंज के बारे में जानना चाहते हैं, तो लगातार बीजेपी जीतती हुई आई है, तो इसका एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ जाएगा ना। उसी तरह ठीक आप मोकामा में बात करें तो 17 साल से विधायक हैं अनंत सिंह, उसका एंटी इनकम्बेंसी की कहाँ जाएगा? वो बीजेपी के उसको फायदा मिलेगा, बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। आज सुशील मोदी राजनीतिक विश्लेषकों में और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है
कि मोकामा का जो चुनाव है वो किसी दल का चुनाव नहीं रह जाता है। जब अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं या ललन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ती है वहां से, तो दल का चुनाव ना रह करके ये बाहुबल का चुनाव हो जाता है। ये बात सही है कि यहाँ बाहुबल का ही चुनाव होता है, यहाँ दल कोई फैक्टर अभी तक नहीं था इससे पहले के चुनाव तक, लेकिन इस बार फैक्टर है। वो जो भी प्रवक्ता बोल रहे हैं दल के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल उससे अलग है। यहाँ बीजेपी पूरे दमखम से चुनाव लड़ती नजर आ रही है। उसके उलट आप देखें तो जेडीयू का कोई कार्यकर्ता यहाँ एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। तो ये ग्राउंड की रियलिटी हम आपको बता रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल बातें हैं, बोलेंगे और इसका परिणाम 6 को पता चलेगा। लेकिन यहाँ जो 17 साल से यहाँ काम नहीं हुआ। आज देखिए एक दिलचस्प बात सुशील मोदी ने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि 17 साल से उनसे हम लोगों ने पूछा कि यहाँ एक एक करके सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, टाल दुर्दशा हो गया, टाल समस्या 200 किलोमीटर तक पाइपलाइन गंगा को ले जाया गया तक ले जाया गया मोकामा टाल से गंगा में अगर कनेक्ट कर दिया जाता 2 किलोमीटर का पाइपलाइन तो समय से पानी निकल जाता और बुआई समय से हो पाती। ये सब जो बेसिक समस्याएं हैं, ये सब बेसिक मुद्दे हैं, ये अनंत सिंह के खिलाफ जा रही है। आज तक अनंत सिंह से कोई सवाल नहीं होता था। अनंत सिंह के लोगों से, अनंत सिंह तो आज जेल में है, उनके लोगों से अब सवाल होने लगा है कि यहाँ जो सारी फैक्ट्रीज बंद है उसका जिम्मेवार कौन है, यहाँ जो टाल का दुर्दशा है उसका जिम्मेवार कौन है, यहाँ जो ट्रांसपोर्ट उद्योग बैठ गया उसका जिम्मेवार कौन है। तो ये सब प्रश्न अब अनंत सिंह से होने लगे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मुकाबला रोमांचक है और एक तरफा बिल्कुल नहीं है। मुकाबला बहुत कड़ा है और ये आपको देखने को रिजल्ट में मिलेगा। जी जनता को भी ये समझना चाहिए जो मुद्दे वो गिना रहे हैं वो मुद्दे निश्चित रूप से जनता के लिए अहम हो जाते हैं और ये देखना दिलचस्प हो जाता है। हालांकि जब भी चुनाव आता है जनहित के जो मुद्दे हैं वो गौन कर दिए जाते हैं, चाहे राजनीतिक दलों की तरफ से या फिर जनता भी उसी बहाव में आकर के वोट डालती है। लेकिन बहरहाल हमारा जो सवाल था, आज का जो मुद्दा था, नीतीश कुमार की दूरी इस चुनाव से क्यों है? क्या नीतीश कुमार बचना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार की जो छवि है वो अगर मोकामा जाते हैं, अनंत सिंह के लिए प्रचार करते हैं, उनकी पत्नी के लिए प्रचार करते हैं तो उनकी छवि को एक तरह से धक्का लग सकता है, एक नुकसान हो सकता है जो सुशासन की छवि है और एंटी करप्शन जो लगातार नीतीश कुमार कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। इस तरह की तमाम बातें कही जाती है और नीतीश कुमार स्वास्थ्य का हवाला देकर वहां चुनाव के लिए नहीं जाते हैं। बहरहाल जो इस पूरे डिबेट से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हमारा कवरेज जारी है, हम चाहते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है, इसलिए हम अपने पत्रकारों को जोड़ते हैं, वहां से जो हमारे साथी उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी जनता ना भूले। बहरहाल नीतीश कुमार का ना जाना अपने आप में राजनीतिक मुद्दा तो जरूर बन गया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है नीतीश कुमार पर और महागठबंधन पर सवाल उठा रही है। और सवाल यह भी है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या तेजस्वी यादव को कमांड दे दिए हैं नीतीश कुमार कि आप ही जाइए प्रचार करने के लिए, और वो दूरी बना करके रखे हुए हैं? विशेष कवरेज लगातार बिहार तक पड़ जा रही है और आप इस मुद्दे को देखते रहिए और 3 तारीख और 6 तारीख को जो हमारा विशेष कवरेज होगा, हम दिन भर आपके साथ जुड़े रहेंगे और सीटों का एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप तमाम प्रवक्ताओं का, असफर शमसी साहब का, लव सिंह जी का, रविशंकर जी आपका और डॉक्टर राजीव सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप फिलहाल देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।